हाय स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, सोहम सर फिज़िक्स आराध्या क्लासेस काइनेटिक थियरी पे लेक्चर नंबर 08। अब ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म होने वाला है। अच्छा, अब हम लेक्चर 08 में इस चैप्टर में कहाँ पहुँच गए? अब हम इस चैप्टर के अंदर तक घुस गए, जहाँ मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, गैस की, एनर्जी की बातें होंगी। अरे गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागते रहते हैं ना, रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो मोशन के लिए कितना एनर्जी लगता है, बिल्कुल एनर्जी पे डिस्कशन होगा। बहुत धांसू डिस्कशन होगा आज के लेक्चर में। उसको टाइटल दिया है क्वेश्चन 16 को, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये मैक्सवेल का लॉ था, तो ग्रेट लॉ ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल को क्रेडिट देना पड़ता है। यस, इधर मैक्सवेल ने एनर्जी का इक्वी पार्टीशन का लॉ दिया था। इक्वी पार्टीशन मतलब आप नाम से ही समझ गए हो। तो चल एक काम कर, इसको 2 मिनट होल्ड कर। एक नया टर्म, एक नया वर्ड जो अब बार बार आएगा, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। वो नए टर्म का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये नया वर्ड आएगा अपने पास। तो पहले इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, इस टर्म पे बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये टर्म? देखो भाई, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, ये लोग कितने टाइप का मोशन कर सकते हैं, कितने टाइप के मोशन करने के लिए लोग इंडिपेंडेंट है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनको बोलते हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम, इंडिपेंडेंट, कि भाई एक्स एक्सिस पे भी मोशन किया, वाई एक्सिस पे भी किया, जेड एक्सिस पे भी किया, रोटेशनल भी किया, है ना। तो कितने टाइप का मोशन कर सकता है? तो जैसे हम बोलेंगे कि भाई ये मॉलिक्यूल है ना, 3 टाइप का मोशन करेगा, सिर्फ लीनियर। एक्स एक्सिस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे जा सकता है और जेड पे जा सकता है। तीनों एक्सिस पे जाने को फ्री है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मान लो ये रोटेशनल नहीं कर सकता, ये वाइब्रेशन नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ 3 टाइप का मोशन कर सकता है। इन दैट केस इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, कि 3 टाइप का इंडिपेंडेंट मोशन ये कर सकता है। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, वो भी लीनियर मोशन कर सकता है, इंडिपेंडेंट है। अब लीनियर मोशन में 3 आ गया ना, एक्स वाई जेड। उसके अलावा वो रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, कि जैसे भी 2 एक्सिस के अबाउट में रोटेशनल मोशन भी करने को इंडिपेंडेंट है। तो 3 and 2 5, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 5। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, वो 3 टाइप का लीनियर मोशन भी कर सकता है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, 2 टाइप का रोटेशनल मोशन भी कर सकता है और वाइब्रेशनल मोशन भी कर सकता है, 2 टाइप का। तो 3, 2 and 2 7, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 7। समझा? नहीं समझा? अरे यार, समझा तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन में आएगा, डोंट वरी। तो इसका इतना हल्का फुल्का डेफिनेशन तो लिख दे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ independent motion, number of independent motion a gas molecule can perform is called its degree of freedom। है ना, एकदम इजी लॉजिकल डेफिनेशन। हाँ, चल इसका एक और तुझे डेफिनेशन देता हूँ, ऑप्शनल। और भी एक चीज़ समझाता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम शायद वैसे दिमाग में आ जाए अपने। अपन मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनाएंगे। मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनाओ, देखो उसमें स्क्वायर्ड टर्म कितना है, कितने टर्म पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो जितने टर्म पे स्क्वायर लगा हुआ है, जैसे 3 टर्म है, उन सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। समझा? जैसे फॉर एग्जांपल देख, हमने मॉलिक्यूल का एनर्जी निकाला और ये फॉर्मूला बना दिया कि देखो भाई, ट्रांसलेटरी मोशन का एवरेज एनर्जी ये रहा। मान लो निकाल दिया फॉर्मूला, ऐसे ही बता रहा हूँ, काल्पनिक। हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ये एक्स डायरेक्शन में इतना काइनेटिक एनर्जी है। मान लो वाई डायरेक्शन में इतना है, हाफ एम वी वाई स्क्वायर। मान लो जेड डायरेक्शन में इतना है ना। तो देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल दिया। अब स्क्वायर वाले टर्म कितने हैं? ये एक इधर स्क्वायर दिख रहा है, ये रहा एक टर्म स्क्वायर वाला, 2 and 3। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3।
ये जिस मॉलिक्यूल का एनर्जी अपन ने लिखा है उस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया 3। समझा? चल एक काम कर, थोड़ा और लंबा लेते हैं, इसमें और 2 टर्म ऐड कर देते हैं, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब बोल इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना हुआ 5, क्योंकि 5 टाइम्स स्क्वायर्ड टर्म्स है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया 5। समझ में आया? हाँ। तो मॉलिक्यूल की टोटल एवरेज एनर्जी का जो फार्मूला है उसमें कितनी बार स्क्वायर्ड टर्म्स आया है उस नंबर को भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो लिखवा दूं डेफिनेशन कच्चा पक्का? चल लिख लेते हैं, इस फॉर्म में भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्ड टर्म्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्ड टर्म्स इन फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल is called degree of freedom, is called degree of freedom। बोलो, है मस्त डिग्री ऑफ फ्रीडम का दो डेफिनेशन। अरे आ रहा हूँ इक्वी पार्टीशन लॉ पे आ रहा हूँ भैया, कुछ फाउंडेशन तो मजबूत हो जाए तो ये मज़ा आवे। हाँ, अब एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। यस, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मतलब कितने टाइप का इंडिपेंडेंट मोशन वो कर पाएगा, इट इज़ अलाउड टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ मोशन, वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक तो टेम्परेचर क्या है उसका, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भैया। टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दे, माइनस में ले जाके ठंडा कर दे, सारा मॉलिक्यूल बैठ जाएगा, वो गैस रहेगा ही नहीं। क्या खाक परफॉर्म करेगा, कुछ मोशन ही नहीं करेगा। चिल्ड टेम्परेचर ले जा माइनस में एकदम, सारा कुछ ठंडा। हाँ, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कितना एटम्स से बना हुआ है। क्या मॉलिक्यूल मोनो एटमिक है, या मॉलिक्यूल डाई एटमिक है, या मॉलिक्यूल पॉली एटमिक है, किस टाइप का मॉलिक्यूल है उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि मोनो एटमिक सिर्फ एक ही एटम डाल के जो मॉलिक्यूल बनता है वो सिर्फ 3 टाइप का ही मोशन कर सकता है, लीनियर XYZ पे। हाँ, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। डाई एटमिक है, वो रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, वाइब्रेशनल भी कर सकता है ना, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल कितना एटम का बना हुआ है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, तो वो भी एक डिपेंडेंसी है, F का डिपेंडेंसी वो भी है क्या, कि नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, या तो फिर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स। यस, क्लियर। तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक बेसिक सा क्वेश्चन, 2 मार्क्स में हो सकता है, स्कूल एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम का 2 डेफिनेशन दो और उसका डिपेंडेंसी किन 2 चीज़ों पे वो क्लियर करो। तो इतना आप लिख सकते हो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में इसको लेने की ज़रूरत नहीं। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो भैया। हाँ, ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। चल अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, देखो नाम पर से ही पता चलता है कि जो टोटल एनर्जी होता है उसका इक्वल पार्ट हो जाता है। जैसे पूरा सिस्टम का इतना एनर्जी है कि भाई ये मॉलिक्यूल है, इसका टोटल एनर्जी इतना है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ कि भाई इस मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी इतना है, तो वो सारा एनर्जी है ना उसके ईच टाइप ऑफ मोड ऑफ मोशन में डिवाइड हो जाता है कि भाई ये मॉलिक्यूल है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। समझ, बिल्कुल देसी भाषा में समझ ले, फिर लिखते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, मतलब वो 5 टाइप का मोशन कर सकता है, तो उसका टोटल एनर्जी जो होता है ना वो इन 5 टाइप के मोशन में इक्वली डिवाइड हो जाता है कि भाई एक्स डायरेक्शन में मोशन करना है तो चल इतना एनर्जी रख, वाई में करना है तो इक्वली इतना रख, जेड में इतना, रोटेशनल में इतना। हाँ, तो जो भी 5 टाइप का मोशन वो कर सकता है उसके लिए जो एनर्जी लगता है पूरा वो इक्वली 5 टाइप के मोशन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हर एक मोशन के लिए फिक्स है 1/2 kBt एनर्जी होता है। यस, एक्स डायरेक्शन के मोशन के लिए 1/2 kBt, वाई डायरेक्शन के मोशन के लिए 1/2 kBt, जेड डायरेक्शन के लिए 1/2 kBt, ऐसे वाले रोटेशनल के 1/2 kBt,
ऐसे वाले रोटेशनल के लिए 1/2 kBt, यस। फॉर ईच मोड ऑफ मोशन एनर्जीज, एवरेज एनर्जी इज 1/2 kBt। ओके, तो चलो अब ये जो स्टोरी समझ में आया ना, तो इसको कुछ लिखना पड़ेगा। लिखते हैं। सबसे पहले तो मैक्सवेल ने दिया था ये लॉ, चलो लिख देते हैं। फॉर अ रिएक्टिव गैस, फॉर अ रिएक्टिव गैस इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, बस इस टाइप के सिचुएशन में रिएक्टिव गैस हो और टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम हो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां से चालू हो रहा है, देख भाई, टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर each type of mode of motion, for each mode of motion, and having average energy per mode of motion, per mode of motion is 1/2 kBt, यस। ये हो गया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। थोड़ा रफ लिखा है, अब टेक्स्ट बुक में पढ़ के थोड़ा और स्टैंडर्ड लिख सकते हो। अपना काम है समझाना, समझ में आया ना, बस मेरे को जो समझ में आया मैं लिखा। अब इसका एग्जाम्पल दूँ आपको। ओके बच्चा वर्डी, चलो अब है ना, इसका एक मस्त एग्जाम्पल देखते हैं। मोनो एटमिक टाइप का जो मॉलिक्यूल है, उसके मामले में क्या एनर्जी होता है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उसको डिटेल करते हैं। फिर डाई एटमिक पे भी करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे टाइटल लगा देते हैं, मोनो एटमिक टाइप मॉलिक्यूल, मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। देख भाई, बहुत सीधी सी बात है, मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है ना, 3 टाइप का मोशन परफॉर्म करने के लिए इंडिपेंडेंट है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू मेक 3 टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। विच आर दिस 3? एक्स एक्सिस पे, ये रहा देखो, एक्स एक्सिस पे यूँ मोशन कर सकता है, वाई एक्सिस पे कर सकता है, और जेड एक्सिस पे कर सकता है यूँ। ये 3 टाइप का मोशन वो करने के लिए इंडिपेंडेंट है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 3। लेकिन ये जो मोशन है ये लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन है ना। तो चलो हम डायरेक्ट लिख दूं, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी फॉर लीनियर मोशन, ये रहा देखो, टोटल एनर्जी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, एवरेज एनर्जी। एक्स डायरेक्शन में करेगा तो उसके लिए इतना एनर्जी लगेगा, 12 mv²। वाई डायरेक्शन के लिए इतना एनर्जी लगेगा, 12 mvy²। फिर z डायरेक्शन में करेगा तो उसके लिए लगेगा 12 mvz², है ना। हाँ, तो 3 टाइप का एनर्जी उसको लगता है। अब देखो, थोड़ा गौर फरमाना भैया, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है कि ट्रांसलेटरी मोशन, जो लीनियर मोशन होता है, उसका एवरेज एनर्जी क्या होता है? तो 3/2 kBt होता है दोस्त, यस। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि बट एवरेज ट्रांसलेटरी एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेटरी एनर्जी 12 mv² भी बोलते हैं उसको, इज इक्वल टू 3/2 kBt। तो इसको और इसको इक्वल ले सकते हैं हम। सो फाइनली हियर 12 mvx² प्लस 12 mvy², ये वाला रहे, हाँ, प्लस 12 mvz², इसके इक्वल टू में क्या है? 3/2 kBt। बट एज वी नो गैसेज, फॉर आइसोट्रोपिक गैसेज, Vx, Vy और Vz इन सब का एवरेज इक्वल होता है। एक्स डायरेक्शन का एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, हाँ, इंस्टेंटेनियस नहीं। एक्स डायरेक्शन का एवरेज स्पीड देखो ना, फिर y का z का तो आपको इक्वल ही मिलेगा। हाँ,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक नोटिस कि फॉर आइसोट्रोपिक गैस मॉलिक्यूल एवरेज ऑफ Vx एवरेज ऑफ Vy इज इक्वल टू एवरेज ऑफ Vz। तो इन सबको अपन Vx ही नाम दे दें, तो चलो यहाँ पे चेंज हो जाएगा Vx Vx Vx, तो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ हाफ m Vx स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/2 kBt। 3 से 3 कैंसिल। बोल भैया इक्विपार्टीशन का लॉ प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? गौर से देख, हो गया। क्या बोला था लॉ ने कि किसी भी एक डायरेक्शन के मोशन के लिए उसका एवरेज एनर्जी क्या होगा? हाफ kBt। तो देख लो आ गया आपका हाफ kBt एक्स डायरेक्शन में ऐसा। फिर सेम एज फॉर वाई डायरेक्शन हाफ m Vy स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? हाफ kBt एंड हाफ m Vz स्क्वायर उसके लिए क्या होगा? हाफ kBt। चलो भैया हो गया ना। तो मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स में मामला इजी लगा, सिर्फ टोटल एनर्जी लिया, उसको 3/2 kBt से कंपेयर किया और अपना आंसर ला दिया, वेरी इजी। लेकिन यहाँ पे एक दो थियरिकल पॉइंट आप लिख सकते हो। क्या? वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात हुई थी ना अपनी, कि टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में जितना स्क्वायर्ड टर्म आता है, तो देख चेक किया यहाँ पे। चलो करते हैं, ये रहा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, देखो कितना टर्म स्क्वायर आता है, 1 2 एंड 3। तो ये एक पॉइंट आप नीचे इधर ले सकते हो, इधर डाउन साइड क्या लिख सकते हो कि हियर इन फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी देयर आर 3 स्क्वायर्ड टर्म्स, सो इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, मेरे पास जगह है नहीं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। 3 स्क्वायर्ड टर्म्स इन टोटल एनर्जी फॉर्मूला, सो इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। यस, रुको इसको अलग से कवर कर देता हूँ। बोल भैया अब क्या ही टफ है इसमें यार। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और मोनो एटमिक मॉलिक्यूल पे डिटेल, ये 2 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है स्कूल एग्जाम्स के लिए, है ना। अब डाई एटमिक मॉलिक्यूल पे देखते हैं कि उसमें टोटल कितना टाइप का एनर्जी होता है, तो उसको आराम से देखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। लेकिन डाई एटमिक को फिर हम क्वेश्चन 17 बोल देते हैं ना, इसको हटा देते हैं। चलो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो अब इसको क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। थोड़ा दांसू क्वेश्चन है, मजा आएगा। डिस्कस डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए? डाई एटमिक मॉलिक्यूल के लिए। डाई एटमिक मतलब समझते हो ना, 2 एटम मिलाते तब ये बनता है एक मॉलिक्यूल। हाँ अरे बता दूं कौन कौन से दूं, देख एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन है, H2 है, N2 है, CO है, इन सब में 2 एटम होता है। एक मॉलिक्यूल को निकाल के देखेगा तो अंदर से 2 एटम निकलेगा। हाँ तो ये सब डाई एटमिक है। अच्छा वो मोनो एटमिक का एग्जाम्पल नहीं दिया था? ले 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 हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब मोनो है। हाँ ठीक है चल दे दिया एग्जाम्पल, वो भूल जाते हैं, याद आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते। अब देख डाई एटमिक मॉलिक्यूल का मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमको डिटेल करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देख शांति से समझाता हूँ। डाई एटमिक मॉलिक्यूल होगा ना, तो वो 3 टाइप का ट्रांसलेटरी मोशन तो करेगा ही करेगा, है ना। तो पहले उसके बारे में लिख लेते हैं, फिर वो रोटेशनल भी कितने टाइप का करेगा उस पर भी बात करेंगे। पहले ट्रांसलेटरी का 3 लिख देते हैं। चलो आ जाओ। डायएटमिक molecule has 3 degrees of freedom. 3 degrees of freedom in translatory motion. In translatory motion. So its average translatory energy. Average translatory energy is equals to हाफ m Vx स्क्वायर। ट्रांसलेटरी है तो x डायरेक्शन में हो सकता है, y डायरेक्शन में हो सकता है, z डायरेक्शन में हो सकता है। ये हो गया एवरेज ट्रांसलेटरी मोशन। और 1 2 3 स्क्वायर टर्म्स, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3। तो इसको भी लिखना है तो लिख सकते हो आप कि देयर आर 3
स्क्वायर्ड टर्म्स। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3 विच वी हैव ऑलरेडी सेड, बट यहाँ फिर से लिख दो, अच्छा लगेगा। चलो ये तो हो गया। अब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल दोस्त रोटेशनल मोशन भी करेगा। रोटेशनल तुझे लगेगा सर 3 एक्सिस है तो x के अबाउट में करेगा तो 1, y के अबाउट में करेगा तो 2, z के अबाउट में करेगा तो 3। नहीं, सिर्फ 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तीसरे एक्सिस पे उसको रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देख बताता हूँ, रोटेशनल एक्सिस जो भी होता है उससे डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो यूँ घूमता है आसपास, लेकिन एक्सिस के ऊपर ही कोई ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर है तो वो थोड़ी घूमता है, क्योंकि एक्सिस तो स्टेशनरी होता है ना, अकॉर्डिंग टू अवर रोटेशनल मैटर्स। रोटेशनल पढ़ा है ना, हाँ। तो एक्सिस पे जो आ गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, तो उसको हम रोटेशनल कंसीडर नहीं करेंगे। तो यही अपने साथ भी होता है। देख जैसे ये 3 एक्सिस, ये रोटेशनल में 2 ही मोशन क्यों ना, इस पे बच्चे कंफ्यूज घूमते हैं, इसलिए मैं समझा देता हूँ। देखिए ये रहा 3 एक्सिस, समझ, ये रहा टोटल 3 एक्सिस। अब ये मान लो अपना एक्स एक्सिस पे अभी ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, तो ये देखो ये एक्स एक्सिस पे है ना, इसको वाई समझ, तो ये वाई के सराउंडिंग यूँ घूमेगा, देखो ऐसे, ये रोटेशनल मोशन यूँ परफॉर्म करेगा। तो हो गया एक रोटेशनल परफॉर्म। फिर दूसरा देखते हैं, चलो अब वाई को हटाओ, जेड को लाओ, तो जेड के अबाउट भी ये रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। देखो ऐसे यूँ घूमेगा, समझे कि नहीं आप लोग, जेड के अबाउट भी रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, लेकिन ये खुद के अबाउट में क्या रोटेशनल मोशन करेगा वो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, समझा कि नहीं। हाँ, तो डायएटॉमिक में यही प्रॉब्लम है कि वो जिस एक्सिस पे होता है उस एक्सिस पे रिस्ट्रिक्शन है, उसके अबाउट नहीं घूम सकता, उसके अलावा ऐसे घूम पाएगा यूँ, या ऐसे घूम पाएगा, समझा। तो 2 टाइप का रोटेशनल मोशन होता है, और ये जो भी रोटेशनल मोशन होता है वो दोनों एटम को कनेक्टिंग जो लाइन होती है ना उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ही होता है, समझ। ये जो एक्सिस है यूँ जा रही है वाई, इसके अबाउट में घूमेगा। अब देख जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल है तो 2 एटम कहाँ लगेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो उन दोनों को कनेक्टिंग लाइन देखिए दिख रहा है। हाँ, उसके परपेंडिकुलर अपना, अरे यार, उसके परपेंडिकुलर अपना ये एक्सिस है, ये दोनों को कनेक्टिंग लाइन ये रहा, देख ये पेन जो है ना, ये एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, दोनों को कनेक्टिंग लाइन दे रहा है, ये रहा, दिख रहा है। ये उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके अबाउट में घूमेगा या फिर इसके अबाउट में घूमेगा, ये भी परपेंडिकुलर है, हाँ है कि नहीं। तो पेन कहाँ गिरा यार, ओके। तो उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे अपन, रोटेशनल के बारे में यहाँ पे लिखेंगे आराम से। देखो चलो एक फिगर बनाते हैं रोटेशनल की पहले। अरे वो पेन कहाँ गया, ये रहा। ड्राइंग बनाते, देखो जैसे ये एक्सिस है और ये अपना एटम है, इधर दोनों 2 एटम, तो पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया। अरे ये ले, ऐसे समझ ले पूरा तेरा मॉलिक्यूल ये रहा, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये इसके अबाउट में यूँ घूमेगा यूँ, तो पूरा ऐसे रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, इसको बोल देते हैं एक्सिस 1। और इसके अबाउट में घूमते वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1, और एंगुलर स्पीड क्या होगा, ω1। फिर वो वाली एक्सिस ले लेते हैं Z, तो उसको थोड़ा यूँ टेढ़ा बता देते हैं, उसके अबाउट में घुमा देते हैं, ये रहा, सिंपल। इसके अबाउट में ये एक्सिस 2 नाम दे देते हैं इसको, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और एंगुलर स्पीड ω2। तो चलो अब लिखते हैं कुछ ना कुछ। क्या लिखेंगे कि इन फिगर 2 टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट एक्सिस 1 and 2 आर शॉन। हाँ इजी लिखो ना, कहाँ ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना है। इन फिगर ये वायर, इन फिगर 2 टाइप ऑफ rotational motion about axis 1 and 2 are shown। yes, अब लिख दो कि both the axes are perpendicular to the line joining atoms। एटम्स को जोड़ने वाली ये जो लाइन है उसके साथ परपेंडिकुलर है दोनों एक्सिस। यस, बोथ axes are perpendicular to line joining both atoms in molecule।
बोथ एटम्स इन मॉलिक्यूल, यस। अब तो कुछ नहीं, वो भी तो लिखो कि भाई एक्सिस 1 के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एंगुलर स्पीड ω1 है, लिख दोगे ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 इज I1 एंड एंगुलर स्पीड, थोड़ा लिखना पड़ेगा यार, हाँ थियरी तो बनना चाहिए ना, ω1, फिर सेम टू सेम पॉइंट I2 एंड ω2, ओके। अब रोटेशनल मोशन का टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जैसे लीनियर मोशन का ये हुआ था। अच्छा, लीनियर मोशन में कोई कंफ्यूजन नहीं था, इसलिए एक स्टेप में खत्म हो गया था। ये रोटेशनल में कंफ्यूजन क्या था कि 3 एक्सिस होती है साहब, 2 ही एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, हाँ क्योंकि तीसरी एक्सिस पे वो खुद होता है, अपने अबाउट में कैसे घूमेगा, है कि नहीं, हाँ इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए टाइम लिया। अब रोटेशनल एनर्जी ले लेते हैं ऐसे, चलो। टोटल एवरेज रोटेशनल एनर्जी, टोटल एवरेज रोटेशनल एनर्जी, ये रहा रोटेशनल एवरेज एनर्जी, इसके अबाउट में हाफ I1 ω1 स्क्वायर, इसके अबाउट में हाफ I2 ω2 स्क्वायर, हो गया। अब ये हो गया इस मॉलिक्यूल का ट्रांसलेटरी एनर्जी और ये हो गया रोटेशनल। तो अब टोटल क्या होगा, तो पांचों को साथ में ले लेंगे, तो चलो नाउ टोटल एवरेज एनर्जी, ये सिर्फ रोटेशनल था यार, ये टोटल कहाँ था। नाउ टोटल एवरेज एनर्जी, तो इन सबको प्लस कर दो, तो टोटल एवरेज एनर्जी इज समेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एवरेज एनर्जी एंड रोटेशनल एवरेज एनर्जी। अब सारा लिखूंगा कहाँ यार, तू लिख देना। 5 टर्म आएंगे, कौन कौन से, 1 2 एंड 3, देख 1 2 एंड 3, 4th टर्म ये ले लो, 5th टर्म में ये ले लो, खत्म। अब एक और डायलॉग लगा सकते हो ये वाला कि देयर आर 5 स्क्वायर टर्म्स, इसमें 5 टाइम्स स्क्वायर आएगा ना, 1 2 3 4 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, बस इतना लिख लो। सारा मैं लिखूंगा, जगह नहीं है मेरे पास, गरीब आदमी का छोटा सा बोर्ड है। हाँ, अब इसमें एक और डिस्कशन है भैया, रोटेशनल तो हो गई बात, क्या ये मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करेगा या नहीं करेगा, तो इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई घमासान मत मचाओ, बहुत आसान सी बात है कि देख ये मॉलिक्यूल रिजिड है, रिजिड रोटेटर है, तो वो सिर्फ रोटेट ही होगा, वो वाइब्रेशन अलाउड नहीं करेगा कि वो रिजिड है। हाँ, लेकिन वो रिजिड नहीं है तो वाइब्रेशन भी अलाउड करेगा, है ना। तो ये जो है रोटेशनल एनर्जी सिर्फ है, तो ये कैसा हो गया, रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर के लिए। लेकिन इफ इट इज नॉट रिजिड देन इट इज अलाउड टू वाइब्रेट ऑल्सो, हाँ टू ऑसिलेट ऑल्सो, तो उसको यहाँ पे डालना है अंदर जगह। ये ड्राइंग मिटा देता हूँ, ड्राइंग मिटा देता हूँ, चलो का स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, तो लिखो, इसको रेड से लिख रहा हूँ। हाँ, इफ मॉलिक्यूल इज नॉट रिजिड, को फिर कुछ अलग कलर से लिखता हूं ताकि तुझे याद रहे। इफ मॉलिक्यूल इज नॉट रिजिड इट विल परफॉर्म वाइब्रेशंस ऑल्सो। इफ मॉलिक्यूल इज नॉट रिजिड इट परफॉर्म्स वाइब्रेशंस ऑल्सो, वाइब्रेशंस ऑल्सो। अच्छा, वाइब्रेशन के लिए मतलब ऐसे ही हो, हाँ, वाइब्रेशन के लिए टोटल एनर्जी कितना लगता है, जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, है ना। लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन वाइब्रेशन एनर्जी, तो भाई साहब वाइब्रेशन एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, और स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट में आप पढ़ चुके हो ये, यस। तो वाइब्रेशनल एनर्जी को ऐसे लिखें v, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होता है हाफ ky स्क्वायर। अरे स्प्रिंग का फॉर्मूला नहीं पढ़ा गया, हाफ kx स्क्वायर, मैं इधर y लगा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, अच्छा, ये जो वेलोसिटी है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी मीन्स dy/dt, लिख सकते हैं ना, तो लिख दो, तो स्क्वायर टर्म का पता चल जाएगा। तो v की जगह पे ना अपन ये लिख लेते हैं dy/dt का स्क्वायर, यस। चलो, अब फिर इसका टोटल, ये तो वाइब्रेशन एनर्जी है, फिर टोटल एनर्जी निकालना है।
तो यार अब दोबारा कौन लिखेगा। चलो फिर से टोटल एनर्जी, मान लो वो रिजाइड रोटेटर नहीं है और रिजाइड नहीं है तो ये भी ऐड करना पड़ेगा ना। वो रिजाइड रोटेटर होता तो यहाँ तक बराबर था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, अब आगे का मोशन अलाउड नहीं है इसको, लेकिन वो रिजिड नहीं है, ढीला है, मजे करने वाला है, तो वाइब्रेशन भी करेगा, तो ये दो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो टोटल यार वापस 5 तो लिखने में मेरे को जोर आ रहा था, ये साथ साथ थोड़ी लिखूंगा, चल ले देख टोटल मैं लिख देता हूँ कि भाई ट्रांसलेटरी एनर्जी भी आएगा इसमें रोटेशनल भी आएगा और इसमें वाइब्रेशनल भी एनर्जी आएगा। टोटल 7 टाइम्स लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 7। लास्ट वाला पॉइंट ले लो कि इसमें भी 7 स्क्वायर टर्म्स है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 7। हो गया एकदम क्लियर, पक्का। 7 टर्म्स आर देयर हैविंग स्क्वायर, सो इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7। तो 7 टाइम्स है ना, हाफ के बी टी 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 बटेगा सबको। टोटल एनर्जी कितना होगा इसका 7 टाइम्स ऑफ हाफ के बी टी, इस मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी होगा। क्लियर है, पक्का। चलो तो भाई अपना इक्विपार्टीशन लॉ, डायएटमिक मोनोएटमिक का मजा आ गया अपने को। अब एक छोटी सी बात है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लाते हैं, 2 मिनट का काम है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ के फॉर्म में लाते हैं, लेकिन आपको बोर्ड खाली करना पड़ेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब टोटल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में अब भी लाते हैं, लेकिन 1 मिनट पहले मुझे ये बताना था आपको कि मोनो एटमिक है, ध्यान से देखना, मोनो एटमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 3। डाई एटमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। 5 कब होगा, वो रिजिड है तो 5, रिजिड नहीं है तो वाइब्रेशन भी कर डालेगा। हाँ, लेकिन अब पॉली एटमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। देख पॉली एटमिक मॉलिक्यूल के लिए 3 ट्रांसलेटरी होता है और 3 रोटेशनल होता है। सोच थोड़ा स्ट्रक्चर 3D में जाके कि रोटेशनल 3 कैसे हो गया इस बार, और F टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होता है। इतना टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है रे सोम सर की तरफ से, रख इसको पकड़ के, समझ आएगा तब डिटेल करूंगा इसका, अभी डिटेल करने का टाइम नहीं और ना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तेरी टेक्स्ट बुक से हटके कुछ बताया है, याद रख ले, जब समझ आएगा उस दिन मैं याद करवाऊंगा कि मैंने लेक्चर 8 में सिखाया था। ठीक है, चला जा। टोटल एनर्जी का वेरी सिंपल फॉर्मूला देख भाई, जैसे ये कंटेनर में गैस लेके आ जाओ, लाए ध्यान से समझना, देसी जुगाड़ है बिल्कुल। हाँ, देसी मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, देखो ये रहे, दिख गए सब आपको, लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं किसी एक मॉलिक्यूल को टारगेट करिए रहा, अच्छा अंदर टोटल कितने n है, अरे मैं तो बोलूँ टोटल 50 है, बस चला जा। अब एक मॉलिक्यूल को टारगेट किया, अब एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो चल मान ले इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब अलाउड टू मोशन कितना है, f है ना। अरे f की जगह अपन समझ लेते हैं कि भी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, मतलब 5 टाइप का मोशन कर पा रहा है, तो इसको एनर्जी कितना देना पड़ेगा, एक मोशन के लिए हाफ kBt, एक मोशन के लिए हाफ kBt, तो ये 5 टाइप का मोशन कर रहा है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो 5 टाइम्स ये देना पड़ेगा ना। अब 5 को हम क्या समझ ले, f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, तो एक मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी देना है। अब टोटल मॉलिक्यूल्स कितने अंदर 50, तो मल्टीप्लाई बाय 50, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने अंदर n, तो मल्टीप्लाई बाय n, ये हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। वेरी देसी लैंग्वेज, बोलो आया समझ में। एक मोशन के लिए इतना, f टाइप के मोशन के लिए इतना, और सारे मॉलिक्यूल्स के लिए इतना, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। अब थोड़ा यहाँ पे देसी जुगाड़ लगाएंगे, अपने को याद है म्यू n/Na लेते थे, या फिर टोटल मास अपॉन मोलर मास लेते थे। हाँ, तो इस n को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो चलो इन प्लेस ऑफ n म्यू इंटू Na, फिर इस kb को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अरे हाँ, kb इज इक्वल टू R/Na, क्यों भूल जाते हो, मैंने लेक्चर 4, 5, 6 में 50 बार बोला है कि ये फॉर्मूले अब हमेशा अपने जहन में रहने चाहिए, कभी भी किसी को भी रिप्लेस करना पड़ सकता है, R को, kb को, Na को, तो काम आता है ना। तो चलो kb की जगह क्या ले लेंगे, R/Na, और ये अपना टेम्परेचर। देख कहाँ कहाँ क्या क्या बदला है, मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। ये n को रिप्लेस किया इससे, हाँ, फिर ये kb को रिप्लेस किया इससे, ये रहा। रेडी,
चल ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा Na कैंसिल आउट, क्या रहेगा अपने पास F म्यू आर टी, हाफ F म्यू आर टी। ले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, मजेगर सोहम सर के साथ एंजॉय द लाइफ। इजी करने की कोशिश करता हूँ फिजिक्स को, मैं फिजिक्स को ना देसी भाषा में ले जाके ट्राई करता हूँ कि आपको जो लैंग्वेज सीधा समझ में आए ना उसी में अपन बात करें, समझना जरूरी है। फिर कैसे लिखना है एग्जाम में वो तो मैं बोर्ड पूरा भरवाता ही हूँ, और अपना अपना लैंग्वेज होता है, थोड़ा वोकेबलरी होता है, बस काम हो जाता है। स्क्रीनशॉट चाहिए ले ले, बच्चे जैसा क्वेश्चन है। अब देख भाई, अगला लेक्चर इससे भी धांसू करूँगा, लेकिन कंडीशन यही है कि आज का सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके आना, एटलीस्ट इतना तो दिमाग में पकड़ के आना कि मोनो एटमिक के लिए 3, डायटमिक के लिए 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और पॉली एटमिक के लिए ही है। तो अगला लेक्चर और भी धांसू करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लेक्चर पसंद आया ना तो कमेंट करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का। बाय, टेक केयर।